फ्रांस की राज्य क्रांति। आधुनिक युग में जिन महापरिवर्तनों ने पाश्चात्य सभ्यता को हिला दिया उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति सर्वाधिक नाटकीय और जटिल साबित हुई। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। क्रांति से पूर्व 1789 फ्रांस में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां मौजूद थीं उनके लिए पुरातन व्यवस्था एंशिएंट रेजिम शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक दृष्टि से इस शब्द का अभिप्राय है निरंकुश शासकों का नौकरशाहों तथा सेनाओं की सहायता से शासन। आर्थिक दृष्टि से यह शब्द उस स्थिति का द्योतक है जिसमें खेती की प्रधानता हो, माल का अभाव हो, परिवहन धीमा हो, वित्तीय संस्थाएं अनुभवहीन व अकुशल हो और कुछ मामलों में प्रतिस्पर्धात्मक समुद्र पार वाणिज्यिक साम्राज्य विद्यमान हो। सामाजिक रूप से एक विशिष्ट अभिजात्य वर्ग जिसे वंशानुगत रूप से अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त सुस्थापित चच व्यवस्था, शहरी श्रमिक दल और एक ग्रामीण कृषक वर्ग जिस पर ऊंचे करों एवं सामंती लगानों का भारी बोझ था। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज को परंपरावादी कहा जाता था। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था अपनी समस्त चमक के बावजूद अव्यवस्था के लक्षणों को छिपाने में असमर्थ थी। इस समय वस्तुतः पूरा यूरोप ही जर्जर हो चुका था। बस यही स्पष्ट नहीं था कि वह जर्जर यूरोप टूटकर गिरेगा कहां से, गिरना तो निश्चित ही था। 1789 के मध्य में वह चरमरा कर फ्रांस में ही गिरा क्योंकि क्रांति के लिए वही सबसे अनुकूल स्थिति थी। क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां कारण। राजनीतिक परिस्थितियां। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था जो राजत्व के दैवी सिद्धांत पर आधारित था। इसमें राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे और राजा स्वेच्छाचारी था। लुई 14वें के शासनकाल में 1643 से 1715 निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पर थी। उसने कहा, मैं ही राज्य हूँ। वह अपनी इच्छानुसार कानून बनाता था। उसने शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण राजतंत्र के पक्ष में कर दिया। कूटनीति और सैन्य कौशल से फ्रांस का विस्तार किया। इस तरह उसने राजतंत्र को गंभीर पेशा बनाया। लुई 14वें ने जिस शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया था उसमें योग्य राजा का होना आवश्यक था, किंतु उसके उत्तराधिकारी लुई 15वां एवं 16वां पूर्णतः अयोग्य थे। लुई 15वां अत्यंत विलासी, अदूरदर्शी और निष्क्रिय शासक था। उसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध एवं सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लेकर देश की आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचाई। इसके बावजूद भी वर्साय का महल विलासिता का केंद्र बना रहा। उसने कहा कि मेरे बाद प्रलय होगी। क्रांति की पूर्व संध्या पर लुई 16वें का शासक था। यह भी एक अकर्मण्य और अयोग्य शासक था। उसने भी स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता का प्रदर्शन किया। उसने कहा कि यह चीज इसलिए कानूनी है कि यह मैं चाहता हूं। अपने एक मंत्री के त्यागपत्र के समय उसने कहा कि काश मैं भी त्यागपत्र दे पाता। उसकी पत्नी मेरी एंटोनिएट का उस पर अत्यधिक प्रभाव था। वह फिजूल खर्ची करती थी। उसे आम आदमी की परेशानियों की कोई समझ नहीं थी। एक बार जब लोगों का जुलूस रोटी की भान कर रहा था तो उसने सलाह दी कि यदि रोटी उपलब्ध नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खाते। इस तरह देश की शासन पद्धति पूरी तरह नौकरशाही पर निर्भर थी जो वंशानुगत थी। उनकी भर्ती तथा प्रशिक्षण के कोई नियम नहीं थे और इन नौकरशाहों पर भी नियंत्रण लगाने वाली संस्था मौजूद नहीं थी। इस तरह शासन प्रणाली पूरी तरह भ्रष्ट, निरंकुश, निष्क्रिय और शोषणकारी थी। व्यक्तिगत कानून और राजा की इच्छा का ही कानून लागू होता था। फलत देश में एक समान कानून संहिता का अभाव तथा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कानूनों का प्रचलन था। इस अव्यवस्थित और जटिल कानून के कारण जनता को अपने ही कानून का ज्ञान नहीं था। इस अव्यवस्थित, निरंकुश तथा संवेदनहीन शासन तंत्र का अस्तित्व जनता के लिए कष्टदायी बन गया। इन उत्पीड़क राजनीतिक परिस्थितियों ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस की अराजकपूर्ण स्थिति के बारे में यूं कहा जा सकता है कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। सामाजिक परिस्थितियां। क्रांति के कारणों को सामाजिक परिस्थितियों में भी देखा जा सकता है। फ्रांसीसी समाज विषम और विघटित था। यह समाज पूरे तरीके से विशेषाधिकार एवं विशेषाधिकार विहीन वर्गों के बीच विभक्त था। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों स्टेट्स में विभक्त था।
प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट्स में कुलीन वर्ग एवं तृतीय स्टेट्स में जनसाधारण शामिल था। पादरी एवं कुलीन वर्ग को व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त था, जबकि जनसाधारण अधिकार विहीन था। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग दो भागों में विभाजित था, उच्च एवं निम्न। उच्च पादरी वर्ग के पास अपार धन था। वह टाइथ नामक कर वसूलता था। ये शानो-शौकत एवं विलासपूर्ण जीवन बिताते थे। धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि कम थी। देश की जमीन का 5वां भाग चर्च के पास ही था और ये पादरी वर्ग चर्च की अपार संपदा का प्रयोग करते थे। ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। इस तरह उनका जीवन भ्रष्ट, अनैतिक और विलासी था। इस कारण यह वर्ग जनता के बीच अलोकप्रिय हो गया था और जनता के असंतोष का कारण भी बन रहा था। दूसरा साधारण पादरी वर्ग था, जो निम्न स्तर के थे। चर्च के सभी धार्मिक कार्यों को ये संपादित करते थे। वे ईमानदार थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। अतः उनके जीवनयापन का ढंग सामान्य जनता के समान था। अतः उच्च पादरियों से ये घृणा करते थे और जनसाधारण के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्रांति के समय इन्होंने क्रांतिकारियों को अपना समर्थन दिया। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में शामिल था और सेना, चर्च, न्यायालय आदि सभी महत्वपूर्ण विभागों में इनकी नियुक्ति की जाती थी। अदा के रूप में उच्च प्रशासनिक पदों पर इनकी नियुक्ति होती थी और ये किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूलते थे और उनका शोषण करते थे। यद्यपि रिशेलू और लुई 14वें के समय कुलीनों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, किंतु आगे लुई 15वें और 16वें के समय से उन्होंने अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। यह कुलीन वर्ग भी आर्थिक स्थिति के अनुरूप उच्च और निम्न वर्ग में विभाजित थे। तृतीय स्टेट के लोग जनसाधारण वर्ग से संबद्ध थे, जिन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। इनमें मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी लोग शामिल थे। इस वर्ग में भी भारी असमानता थी। इन सभी वर्गों की अपनी अपनी समस्याएं थीं। किसानों की संख्या सर्वाधिक थी और इनकी दशा निम्न और शोचनीय थी। किसानों को राज्य, चर्च तथा अन्य जमींदारों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे और सामंती अत्याचार को सहना पड़ता था। एक दृष्टि से किसानों के असंतोष का मुख्य कारण सामंतों द्वारा दिए जा रहे कष्ट एवं असुविधाएं थी और राजतंत्र इस पर चुप्पी साधे हुए था। इस तरह किसान इतने दुखी हो चुके थे कि वे स्वयं ही एक क्रांतिकारी तत्व के रूप में परिणत हो गए और उन्हें क्रांति करने के लिए मात्र एक संकेत की आवश्यकता थी। मध्यम वर्ग बुर्जुआ में साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, कर्मचारी आदि सम्मिलित थे। इनकी आर्थिक दशा तो अवश्य ठीक थी, फिर भी ये तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के प्रति आक्रोशित थे। इस वर्ग को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था और पादरी और कुलीन वर्ग का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। इस कारण मध्य वर्ग कुलीनों के सामाजिक श्रेष्ठता से घृणा रखते थे और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन कर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के इच्छुक थे। यही कारण था कि फ्रांस की क्रांति में उनका मुख्य योगदान रहा और उन्होंने क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। मध्य वर्ग की कुछ आर्थिक शिकायतें भी थीं। पूर्व के वाणिज्य व्यापार के कारण इस वर्ग ने धन संपत्ति अर्जित कर ली थी, किंतु अब सामंती वातावरण में उनके व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध लगे थे, जगह जगह चुंगी देनी पड़ती थी। वे अपने व्यापार व्यवसाय के लिए उन्मुक्त वातावरण चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति फ्रांसीसी समाज के दो परस्पर विरोधी गुटों के संघर्ष का परिणाम थी। एक तरफ राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली और दूसरी तरफ आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली वर्ग थे। देश की राजनीति और सरकार पर प्रभुत्व कायम करने के लिए इन दोनों वर्गों में संघर्ष अनिवार्य था। इस तरह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी समाज में असमानता के विरुद्ध संघर्ष थी। आर्थिक परिस्थितियां, फ्रांस की आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त थी। राज्य दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया था। वस्तुतः फ्रांस के राजाओं की फिजूल खर्ची तथा लुई 14वें के लगातार युद्धों के कारण शाही कोष खाली हो गया था।
उसकी मृत्यु के बाद लुई 15वें ने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध एवं सप्तावर्षीय युद्ध में भाग लिया, जिससे राजकोष पर बोझ और बढ़ा, और अंततः लुई 16वें ने अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में भाग लेकर फ्रांस की आर्थिक दशा को और भी जर्जर बना दिया। सम्राट, साम्राज्य और उनके परिवार पर राज्य की अत्यधिक राशि खर्च की जाती थी। वर्साया का राजमहल राजकोष के लूटपाट का साधन बना था। दूसरी तरफ कर प्रणाली असंतोषजनक थी। विशेषाधिकारों के कारण संपन्न वर्ग कर से मुक्त था तथा गरीब किसान, जो आर्थिक दृष्टि से विपन्न था, एकमात्र करदाता था। इस तरह राजकोष की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। सरकार फ्रांस में आय के अनुसार व्यय करने के बजाय व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती थी। राज्य ऋण के बोझ तले दबता गया। मूलधन की तो बात ही क्या, फ्रांस ब्याज चुकाने में असमर्थ था, अर्थात राज्य दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच गया था। देश की आर्थिक दुर्व्यवस्था को व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देकर सुधारा जा सकता था, परंतु सरकार की वाणिज्य नीति इतनी अनियंत्रित एवं दोषपूर्ण थी कि उससे राज्य में उत्पादन एवं व्यापार का विकास संभव नहीं था। लुई 16वें ने तुर्गो, नेकर जैसे वित्त सलाहकारों के माध्यम से आर्थिक संकट को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ये सुधार प्रयास लागू नहीं हो सके क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ने अपने ऊपर कर लगाने की बात स्वीकार नहीं की। अंततः विशेषाधिकार उन्मूलन के प्रस्तावों को पारित करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाने की मांग की गई और 1789 में स्टेट जनरल की बैठक के साथ ही क्रांति का आगमन हुआ। इसलिए तत्कालीन आर्थिक दुर्दशा को फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। क्रांति में विचारकों की भूमिका। फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका के संदर्भ में दो मत सामने आते हैं। एक, दार्शनिकों ने क्रांति की परिस्थितियों को जन्म देकर क्रांति को उत्पन्न किया, और दूसरा, क्रांति का स्रोत तो उस समय के राष्ट्रीय जीवन के दोषों में तथा सरकार की भूलों में था, और दार्शनिकों ने क्रांति उत्पन्न नहीं की। किसी भी मत पर निर्णय देने के पूर्व उन दार्शनिकों के विचारों और क्रांति के साथ उनके संबंधों को समझना वांछनीय होगा। दार्शनिकों के विचारों की लोकप्रियता का निर्धारण तो उस समय उनके छपे लेखों के संस्करणों और प्रसार के आधार पर देखा जाना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया और फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना ही नहीं की वरन विकल्प भी प्रस्तुत किया। उसने लिखा कि फ्रांसीसी सरकार निरंकुश सरकार है क्योंकि फ्रांस में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका संबंधी सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति अर्थात राजा के हाथों में केंद्रित है। इसलिए फ्रांस की जनता को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसी संदर्भ में उसने शक्ति कार्यपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार शासन के तीन प्रमुख अंग न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को अलग अलग हाथों में रखने की सलाह दी। उसने इंग्लैंड की सरकार को आदर्श बताया क्योंकि वहां संवैधानिक राजतंत्र था जिससे वहां नागरिकों को स्वतंत्रता थी। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण के माध्यम से फ्रांस की निरंकुश राज व्यवस्था पर चोट की। उसके ये विचार इतने लोकप्रिय हुए कि द स्पिरिट ऑफ लॉस के 3 वर्षों में 6 संस्करण प्रकाशित हुए। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि मॉन्टेस्क्यू ने न तो क्रांति की बात की और न ही राजतंत्र को समाप्त करने की। वाल्टेयर ने अपनी पुस्तक अदब तथा खत के माध्यम से ब्रिटेन की उदार राजनीति, धर्म और विचार स्वतंत्रता का विशद चित्रण किया तथा पुरातन फ्रांसीसी व्यवस्था से उसकी तुलना की और फ्रांस में व्याप्त बुराइयों एवं कमियों का उल्लेख किया। प्रतिबंधित होने से पूर्व ये पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई थी। वाल्टेयर ने चर्च के भ्रष्ट आचरण, असहिष्णुता, अन्याय, दमन और अत्याचार के विरोध में लिखा। चर्च की भ्रष्टता पर उंगली उठाते हुए उसने लिखा कि अब तो कोई ईसाई बचा नहीं क्योंकि एक ही ईसाई था और उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। उसने लिखा कि कुख्यात एवं बदनाम चीज को कुचल दो। यह स्पष्ट रूप से फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र एवं चर्च के अत्याचार पर प्रहार था। वाल्टेयर इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र के अनुरूप ही फ्रांस में भी वैसा ही शासन स्थापित करना चाहता था। उसने कहा कि मैं 100 चूहों के स्थान पर एक सिंह का शासन पसंद करता हूं। वाल्टेयर ने क्रांति की बात नहीं की लेकिन विचार स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार की। उसने पुरातन फ्रांसीसी व्यवस्था की बुराइयों को उजागर किया।
उसने लोगों के समक्ष तत्कालीन फ्रांसीसी समाज का आईना प्रस्तुत किया और यह बताया कि आईने में दाग कहाँ है। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिली सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसोनी के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की है। उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इन जंजीरों से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि हम प्राकृतिक आदिम अवस्था की ओर लौटे। रूसो ने कहा कि सामूहिक इच्छा से बने राज्य का यह अनिवार्य तथा सार्वभौम कर्तव्य है कि वह सारे समाज को सर्वोपरि मानते हुए कार्य को संचालित करे। जिन लोगों को कार्यपालिका शक्ति सौंपी गई है वे जनता स्वामी नहीं उसके कार्यकारी कर्मचारी है और उनका कर्तव्य जनता की आज्ञा का पालन करना है। इस तरह उसका दृढ़ विश्वास था कि सर्वोपरि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में नहीं। सार्वभौम सत्ता जनता की इच्छा में निहित है जिसे सामान्य इच्छा कहा गया। राज्य के कानून को इसी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन कानून का स्वरूप ऐसा नहीं रह गया है, बल्कि यह शासक की इच्छा पर निर्भर रहने लगा है। रूसो ने भी क्रांति की बात नहीं की, लेकिन सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र एवं समान माना और फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व उसी के विचारों से प्रभावित थे। नेपोलियन ने उसके महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक वर्ष में उसके 13 संस्करण प्रकाशित हुए। अन्य दार्शनिक 18वीं शताब्दी के श्रेष्ठ विचारकों की रचनाओं को संकलित कर आम जनता तक पहुंचाने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान दिदरो को दिया जाता है। उसने एक ज्ञान कोश का प्रकाशन किया। इसमें शासन की बुराइयों, चर्च की भ्रष्टता तथा हर क्षेत्र में व्याप्त असमानता को उजागर किया गया। फ्रांस की सरकार ने दिदरो को अपना घोर शत्रु माना और उसकी पुस्तक पर अनेक प्रतिबंध लगाए। विचारकों का एक वर्ग इस समय फ्रांस में व्याप्त आर्थिक अव्यवस्था और उसके विश्लेषण पर केंद्रित था। इन अर्थशास्त्रियों को फिजियोक्रात के नाम से जाना जाता था। इसमें प्रमुख थे तुर्गो, क्वेस्ने, मिराबो आदि। क्वेस्ने मुक्त व्यापार का समर्थक था। वह व्यापारिक उत्पादन एवं वितरण की पूर्ण स्वतंत्रता तथा चुंगी कर एवं अन्य करों का विरोधी था। उसका तर्क था कि केवल भूमि सारी संपत्ति का मूल स्रोत है, अतः कर केवल भूमि पर लगाना चाहिए, व्यापारी एवं कारीगरों पर नहीं। आलोचनात्मक मूल्यांकन। फ्रांसीसी क्रांति में विचारकों की भूमिका के संदर्भ में यह कहा जाता है कि दार्शनिकों ने क्रांति को उत्पन्न किया। बिना दार्शनिकों के क्रांति संभव नहीं थी। जैसा कि नेपोलियन ने भी कहा कि यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती, जबकि दूसरे पक्ष के विद्वानों का विचार है कि क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका नगण्य थी। वस्तुतः क्रांति का स्रोत तो उस समय के राष्ट्रीय जीवन के दोषों में तथा सरकार की भूलों में निहित था। फ्रांस में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अव्यवस्था व्याप्त थी। चर्च जनता के नैतिक उत्थान के बदले शोषण का उपकरण बन गया था और राजतंत्र सब कुछ चुप्पी साधे देख रहा था। दार्शनिकों ने लोगों का ध्यान इन कमियों की ओर आकृष्ट किया, चूंकि जनता उन चीजों को देख और महसूस कर रही थी। इसलिए उनके लेखों से आम जनता में जागरूकता बढ़ी। अगर फ्रांस के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में गड़बड़ी नहीं रहती तो ये दार्शनिक इन विषयों पर लेख नहीं लिखते। इस तरह क्रांति का कारण दार्शनिक नहीं थे, बल्कि तत्कालीन फ्रांस में व्याप्त कुरीतियां थीं। यह बात ठीक है कि किसी भी दार्शनिक ने न तो क्रांति की बात की और न ही क्रांति के लिए कोई संगठन बनाया और न ही क्रांति का आह्वान किया। वे क्रांति के नहीं बल्कि सुधारों के पक्षधर थे। इसी कारण राजतंत्र को उखाड़ फेंकने की बजाय उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र की बात की, किंतु दार्शनिकों की भूमिका को फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में नजरअंदाज करना इतिहास की दृष्टि से भूल होगी। उनकी भूमिका को इस अर्थ में समझा जा सकता है कि उन्होंने पुरातन व्यवस्था एवं अंधविश्वासों का उपहास उड़ाया, तत्कालीन समाज में व्याप्त कमियों को उजागर किया और लोगों के समक्ष फ्रांसीसी समाज का आईना रख दिखाया कि दाग कहाँ है और क्यों है। इस तरह क्रांति की मानसिक पृष्ठभूमि तैयार की।
निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश तथा अमेरिकी क्रांतियों की तरह फ्रांसीसी क्रांति भी उन तनावों तथा समस्याओं के कारण प्रारंभ हुई थी जो तत्कालीन समाज में व्याप्त थी। दार्शनिकों ने क्रांति के नेताओं को नेतृत्व प्रदान करने में भूमिका निभाई और इनका महत्व इस बात में है कि क्रांति के नारे तथा क्रांति के पश्चात जो संवैधानिक परिवर्तन हुए उनमें इनके विचारों और भावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से अभिव्यक्ति मिली। तात्कालिक कारण: लुई 16वें के काल तक आते आते फ्रांस की वित्तीय व्यवस्था ऋणों में डूब चुकी थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस के दिवालियेपन पर मुहर लगा दी। अतः आर्थिक दुरावस्था को दूर करने के क्रम में तुर्गो, नेकर, कोलोन जैसे अर्थशास्त्रियों की मदद ली। कोलोन ने विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग पर कर लगाने का सुझाव दिया जिसे कुलीनों ने अस्वीकार कर दिया। अंततः स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। यह बैठक 1789 में 175 वर्ष बाद हो रही थी। स्टेट्स जनरल की बैठक का समाचार सुनकर सभी वर्ग उत्साहित थे। कुलीनों को उम्मीद थी कि इस बैठक में वे उन विशेषाधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे जो लुई 14वें के समय उनसे छीन लिए गए थे। मध्य वर्ग के लोगों का मानना था कि वे अपने पक्ष में प्रगतिशील नीतियों का निर्धारण करवा सकेंगे। किसानों को आशा थी कि वह सामंती विशेषाधिकारों के विरुद्ध आवाज उठाकर अपने अधिकारों को सुरक्षित कर उनके शोषण चक्र से मुक्त हो सकेंगे। इस तरह फ्रांसीसी राजतंत्र का समर्थन करने के लिए फ्रांसीसी जनसंख्या का कोई महत्वपूर्ण भाग तैयार नहीं था। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन में मताधिकार पद्धति के मुद्दे पर थर्ड एस्टेट एवं अन्य स्टेट के बीच विवाद हो गया। मतदान के बारे में कहा गया कि प्रत्येक स्टेट का एक ही मत माना जाएगा। इस प्रकार विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का 2 तथा जनसाधारण का एक ही मत होता है। विशेषाधिकार वर्ग में फर्स्ट एस्टेट एवं सेकंड एस्टेट के पादरी और कुलीन वर्ग आते हैं। जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने थर्ड एस्टेट ने इस मतदान प्रणाली का विरोध किया क्योंकि इससे वे बहुमत में होते हुए भी अल्पमत में आ जाते। थर्ड एस्टेट यह चाहता था कि तीनों श्रेणियों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर बहुमत से निर्णय ले, लेकिन पादरी एवं कुलीन वर्ग अलग अलग बैठक चाहते थे। अतः थर्ड एस्टेट ने स्टेट्स जनरल की बैठक का बहिष्कार कर अपने को समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते हुए राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित कर दिया और पास के टेनिस कोर्ट में अपनी सभा बुलाई। 20 जून 1789 को राष्ट्रीय सभा ने यह घोषणा की कि हम कभी अलग नहीं होंगे और जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक साथ में बने रहेंगे। यह एक क्रांतिकारी घटना थी। अंततः 27 जून को लुई 16वें ने तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों को संयुक्त बैठक की अनुमति दे दी। यह जनसाधारण की विजय थी। यह राजा तथा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की पराजय का प्रथम दस्तावेज था। इस प्रकार स्टेट्स जनरल राष्ट्रीय सभा बन गई और उसे राज्यों की मान्यता मिल गई और वह वैधानिक हो गई। सभा ने 9 जुलाई 1789 को स्वयं को संविधान सभा घोषित करके देश के संविधान का निर्माण करना अपना सर्वप्रमुख लक्ष्य बनाया। इसी समय लुई 16वें ने अर्थमंत्री नेकर को बर्खास्त कर दिया जिसे जनता अपना समर्थक मानती थी और इसे क्रांति को कुचलने का प्रयास समझा गया। उसी समय यह खबर फैल गई कि बास्तील के किले में राजा ने शस्त्रों का भंडार जमा कर रखा है। अतः 14 जुलाई 1789 को पेरिस की भीड़ ने बास्तील के किले पर हमला कर दरवाजा तोड़ दिया और कैदियों को मुक्त कर दिया। बास्तील का पतन एक युगांतकारी घटना थी जो निरंकुशता का पतन एवं जनता की विजय का प्रतीक थी। वास्तव में यह क्रांति का उद्घोष था और इसीलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रांति फ्रांस में ही क्यों? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब समस्त यूरोप की व्यवस्था सामान्य रूप से चरमरा रही थी तो क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई? वस्तुतः यूरोपीय राष्ट्रों में केवल फ्रांस में ही क्रांति की स्थितियां मौजूद थी। इसे निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। फ्रांस का किसान अपेक्षाकृत जागरूक था। उसकी स्थिति यूरोप के अन्य देशों रूस, जर्मनी आदि के किसानों की तुलना में कहीं अधिक अच्छी थी। वे अधिक स्वतंत्र, समृद्धशाली थे पर अभी तक उन पर सामंती कर लगा हुआ था। किसानों को यह बात बुरी लगती थी। इस तरह फ्रांसीसी कृषकों की अपेक्षाकृत अच्छी दशा तथा इसे सुधारने की अभिलाषा ने उन्हें क्रांति की ओर प्रेरित किया।
फ्रांस में समृद्ध मध्यम वर्ग मौजूद था और फ्रांस की सरकार इन बुर्जुआओं से ऋण भी लेती थी, लेकिन पादरियों एवं कुलीनों के विशेषाधिकारों से इन्हें पग पग पर अपमानित होना पड़ता था। अन्य यूरोपीय राज्यों में इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। इस जागृत मध्यम वर्ग ने फ्रांस की जनता को नेतृत्व प्रदान किया। इसलिए यह कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति जितनी स्वतंत्रता के लिए नहीं थी, उससे ज्यादा कहीं समानता के लिए थी। फ्रांस के पादरी और कुलीन केवल विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करते थे, वे अपना दायित्व नहीं निभाते थे। फलतः वे समाज पर अनावश्यक बोझ बन गए। अतः सामान्य जनता उनसे क्षुब्ध थी, जबकि अन्य यूरोपीय देशों में पादरी और सामंत अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन चलाने में राजा की मदद करते थे। यूरोप के अन्य देशों में निरंकुश शासक प्रबुद्ध थे और वे अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझते हुए उसे दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनके प्रयत्नों ने प्रजा को बहुत हद तक शांत रखा। दूसरी ओर फ्रांसीसी राजतंत्र निरंकुश होते हुए प्रबुद्ध नहीं था और यह अपनी प्रजा के गंभीर प्रश्नों से उदासीन रहा। यूरोप में फ्रांस ही ऐसा देश था जहां सामाजिक विषमता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना का सूत्रपात हो चुका था, जबकि अन्य यूरोपीय देशों में इस तरह की भावना का अभाव था। फ्रांस के सैनिकों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वहां उन्हें इस बात का अनुभव मिला कि क्रांति से वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। अपने देश में आकर उन्होंने इन अधिकारों की प्राप्ति और समानता की बात उठाई। कुल मिलाकर यूरोपीय जनता की तुलना में फ्रांसीसी जनता अधिक खुशहाल थी। फ्रांस का मध्यम वर्ग न केवल आर्थिक रूप से खुशहाल था, बल्कि उसमें बौद्धिक जागृति भी थी, लेकिन उन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं थी और फ्रांस के किसान भी अन्य यूरोपीय देशों के किसानों की तुलना में खुशहाल थे। वे भूमि के मालिक थे और भूमि खरीद रहे थे। उनकी इच्छा थी कि यदि उन्हें अन्यायपूर्ण कर न देना पड़े तो वे और अधिक भूमि खरीद सकेंगे। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति गरीबी के कारण नहीं बल्कि संपन्नता के कारण हुई। नेपोलियन ने भी कहा, क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि समानता के लिए हुई।